नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए प्रमुख निबंधों और निबंधकारों के ऊपर। हालांकि इसके पहले हमने यूजीसी नेट के ही पाठ्यक्रम के अनुसार प्रमुख निबंधकारों और निबंध संग्रहों पर चर्चा की थी, लेकिन आज का वीडियो लेक्चर इस मायने में खास है कि मार्च 2023 और जून 2023 के प्रश्न पत्र को हमने देखा तो हमको लगा कि इस एंगल से भी हम निबंधकारों की पे बातचीत कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से पढ़ने पर यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप सभी को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये कौन सा एंगल है, किस दृष्टि से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये जब पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो खुद समझ में आने लगेगा। मैं पूरी विस्तार से इस पे बात करूं लेक्चर पे, उसके पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो पहले हमने निबंध बनाया हुआ था प्रमुख निबंधों के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा। उसको मिलाते हुए इस लेक्चर को देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समाज सुधारक व्यक्तित्व भी साहित्यिक व्यक्तित्व से कम महिमा नहीं था। इसी कारण इनके निबंधों में समाज सुधार की समस्या ही अधिकतर सामने आई है। विशेषकर स्त्री समाज के उत्थान के संबंध में इनके विचार देखने लायक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि कोई लेखक दे दिया जा रहा है और फिर लेखक के बारे में विस्तार से 4 या फिर 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए से लेकर ई तक, और फिर नीचे कूट दिए जा रहे हैं कि इसमें से कौन सही है और कौन नहीं। खासतौर से 3 कूट तो अनिवार्य रूप से रह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनको कि हम आधुनिक काल में आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता के तौर पर जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर निबंधकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका जो रूप दिखाई पड़ता है वो समाज सुधारक का रूप दिखाई पड़ता है। समाज सुधार में भी इन्होंने स्त्री समाज को ज्यादा ध्यान में रखा है। आगे है कि इस दृष्टि से इनका भ्रूण हत्या शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए परीक्षा में आ जाता है कि भ्रूण हत्या शीर्षक निबंध किसका है, तो जो विद्यार्थी इस लेक्चर को बेसब्री से और धैर्य बनाकर देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा। तो भ्रूण हत्या जरूर आप ध्यान में रखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। इनके निबंधों में राजनीतिक चेतना की झलक भी स्पष्टतया देखी जा सकती है। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता शीर्षक निबंध में अंग्रेजों की मनोदशा का चित्रण बड़ा ही सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भ्रूण हत्या के बाद दूसरा जो निबंध यहाँ पर है कि अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता शीर्षक किसका है, यह निबंध लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला और भाषा एवं साहित्य सभी विषयों पर कुछ न कुछ लिखा है। इनके द्वारा जो लिखे गए कुछ विशेषकर उल्लेखनीय निबंध हैं, उनमें आप देखेंगे रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका आदि पुरातत्व संबंधी यहाँ पर निबंध है। इसके बाद है कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय आदि इतिहास संबंधी, तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष आदि धर्म संबंधी, संगीत सार, जातीय संगीत आदि कला संबंधी, और हिंदी भाषा और नाटक आदि भाषा साहित्य संबंधी निबंध है। तो देखिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ही निबंध आप देख रहे हैं रामायण का समय, वर्तमान समय के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये निबंध, कभी भी ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर काशी, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका देखिए निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। और इसी तरीके से हिंदी साहित्य में, खासतौर से दलित साहित्य में आप एक आत्मकथा भी पढ़ते हैं मणिकर्णिका। मैं किस आत्मकथाकार के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं, आपका दिमाग रबर की तरह वहां तक पहुंच गया होगा, बिल्कुल पहुंच गया होगा। तो मणिकर्णिका निबंध है और ये निबंध किस तरीके के हैं, पुरातत्व संबंधी। तो आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो निबंध हैं उनकी वेराइटी है, उसमें विविधता है। पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला और भाषा साहित्य से रिलेटेड है। तो पहले 2-3 निबंधों को आपने देखा वो पुरातत्व संबंधी है। फिर कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय ये हो गए इतिहास संबंधी। इसके बाद है तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष धर्म संबंधी। आपके सिलेबस में वैष्णवता और भारतवर्ष लगा हुआ है, पढ़ना है।
या फिर इसके अलावा आप यूपी हायर एजुकेशन इत्यादि देखेंगे, वहां पर भी ये निबंध है। संगीत सार, जातीय संगीत, ये सब कला संबंधी निबंध है। इसके बाद हिंदी भाषा, नाटक, इनके भाषा और साहित्य से संबंधी निबंध है। तो ये सभी निबंध आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए। निबंधों के अलावा यात्रा वर्णन तथा ऋतु वर्णन संबंधी ललित निबंध भी इन्होंने लिखा है। इनके यात्रा वर्णन बड़े ही रोचक होते हैं। उनमें सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एवं गुण व्यंग्य प्रवृत्ति एक साथ दिखाई पड़ती है। आज यात्रा साहित्य को गद्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस दृष्टि से यात्रा साहित्य लेखन का आरंभ भी भारतेंदु युग से माना जा सकता है। मान लीजिए सवाल आपको विकल्प में रख दिया जाए कि यात्रा साहित्य का लेखन कब से शुरू हुआ, तो आप उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को जरूर जोड़कर देखिए। अगर शैली की दृष्टि से बात करें तो इनके निबंध विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक, कथात्मक सभी शैलियों में इन्होंने लिखा है। आमतौर पर निबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो यही सभी प्रकार आपको दिखाई पड़ते हैं। विचारात्मक तरीके के निबंध, भावात्मक तरीके के निबंध, आत्मव्यंजक निबंध और वर्णनात्मक निबंध, साथ में कथात्मक निबंध, ये सभी निबंधों की क्या है, शैलियां हैं। नाटकों का इतिहास, इनका विचारात्मक निबंध है। सूर्योदय भावात्मक निबंध। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, आत्मव्यंजक निबंधों की कोटि में रखा जा सकता है। वसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, बैद्यनाथ की यात्रा आदि वर्णनात्मक निबंध है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न कथात्मक निबंध है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों की जो अलग अलग शैलियां हैं। विचारात्मक निबंध कौन है, नाटकों का इतिहास। मान लीजिए विचारात्मक न पूछकर बस इतना ही पूछ दिया जाए कि नाटकों का इतिहास किसने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास तो ढेर सारे लोग लिखे, आप जानते भी हैं, लेकिन नाटक विधा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो इतिहास लिखने का प्रयास किया है, आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले है। इसके बाद इनका जो सूर्योदय निबंध वो भावात्मक निबंध है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, आत्मव्यंजक। इसके बाद एक जो यहाँ पर दिया गया है निबंध, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये कथात्मक निबंध है। कई किताबों में इसको कहानी के तौर पर भी देखा जाता है। तो इस तरीके से हमने संक्षेप में और बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधकार रूप को देखा है। और न जाने मेरा मन क्यों ऐसा कर रहा है कि आगे जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इसी तरीके से आपको वहां पर प्रश्न दिखाई पड़ेंगे और आप आराम से उसको हल कर लेंगे, क्योंकि आपने ये वीडियो लेक्चर बड़ी गंभीरता से और सावधानी से देखा है। अगले जो निबंधकार आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र मूलतः आत्मव्यंजक निबंधकार है। मैं जब मार्च 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा था तो वहां पर यह विकल्प में आया हुआ था। अब देख रहे हैं कि बदले हुए विकल्पों में पहले जहां नॉर्मली विकल्प में शब्द हुआ करते थे, अब वाक्य वहां पर प्रयुक्त होने लगे हैं। पहले शब्द होता था, ठीक है, केवल आत्मव्यंजक, लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र मूलतः आत्मव्यंजक निबंधकार थे। शब्द से कहां पर चला गया, अब प्रश्न का जो पैटर्न है वो वाक्य तक पहुंच गया है। आप जब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो इस बात से 100% सहमत होंगे। अगर हम विषय प्रतिपादन की दृष्टि से देखें तो आत्मव्यंजक निबंधों की भी दो कोटियां बताई गई हैं। कुछ निबंध ऐसे हैं जिनमें आत्मव्यंजना गंभीरता खोकर चुलबुलेपन के रूप में सामने आ गई है, जिसमें धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक आदि जो निबंध हैं इसी कोटि के अंतर्गत हैं, जिसमें आत्मव्यंजना गंभीरता खोते हुए यानी गंभीरता को हटाकर प्रताप नारायण मिश्र ने चुलबुलापन को रख दिया। और इनके देखिए निबंध किस प्रकार के हैं, इन्होंने लिखा धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक। भारतेंदु युगीन निबंधकारों के लिए खास शब्द प्रयोग किया जाता है कि इनके गद्य को हम हास्य गद्य के रूप में भी जानते हैं, हसमुख गद्य। कई बार सवाल भी आता है कि भारतेंदु युगीन जितने निबंधकार थे वो हसमुख गद्य लिखते थे और उसका कारण यही था चुलबुलापन होना। आप बिल्कुल चीजों को समझ रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जो चीज मैं आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में बता रहा हूं शायद ही आपको दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस टाइप के बड़े बड़े प्रोफेसर्स के मुंह से ये सुनने को मिले। बाकी आप इंजॉयमेंट के साथ इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी जो भी मेरा अनुभव रहा है उसको पूरी ताकत के साथ आपके समक्ष झोंक दूं।
अक्सर सवाल पूछा जाता है, जैनों में यह सवाल खूब पूछा जाता था कि भारतेंद्र योगीन गद्यकार हंसमुख गद्य लिखते हैं। कारण था, कई बार आप हंसी हंसी में अपने मन की बात कह देते हैं। और ध्यान रखिए कि यह जमाना गुलाम भारतवर्ष का था। उस समय सीधे सीधे आप बातों को न कह सकते थे, बल्कि व्यंग का प्रयोग करते थे। और व्यंग आप जानते हैं कि लोग हंसी के माध्यम से ही कंप्लीट करते हैं। आप अपने दोस्तों के ग्रुप को याद कीजिए, मित्रों के ग्रुप को याद कीजिए। और दूसरा जो इसकी कोटि बताई गई है, ऐसे निबंध है जिसमें आत्मव्यंजना की प्रधानता होते हुए भी उसमें गांधीर्य बना हुआ है, गंभीरता है। जिसमें कुछ निबंध है आप, बात, भाव, नारी आदि इसी श्रेणी में आते हैं। विषय की दृष्टि से इनके निबंध प्रायः सामाजिक ही हैं। यानी प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध हैं वो आत्मव्यंजक तो हैं, लेकिन साथ में सामाजिक भी हैं। सुधारवादी दृष्टिकोण होने के कारण इन्होंने समाज की रूढ़ियों पर चुभता हुआ व्यंग किया, जिस व्यंग की तरफ मैं संकेत कर रहा था। राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों पर भी इन्होंने अपने ढंग से विचार किया है। तो प्रताप नारायण मिश्र किस तरीके के निबंधकार थे, उनके कौन कौन से निबंध हैं, मुख्य रूप से आपने यहाँ पर देख लिया। और किस कोटि के निबंध ये लिखा करते थे। खासतौर से इनके निबंधों में मैं दो चीजों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। पहला तो है आत्मव्यंजना, ठीक है। और जब छायावाद पढ़ेंगे वहां पर भी ये आत्मव्यंजना जो भी विशेषता पाई जाती है, और यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में भी है। दूसरा है कि चुलबुलापन, ठीक है। और इसमें क्या है, हंसमुख, इसमें हास्य रस जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, जो अगले निबंधकार हैं उनका नाम है अध्यापक पूर्ण सिंह। कई बार किताबों में आप देखेंगे लिखा रहता है सरदार पूर्ण सिंह। द्विवेदी युग में लिखे गए सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, ये सभी अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा रचे गए हैं। इनके निबंध भाव प्रधान होते हुए भी विचार तत्व से सर्वथा दूर नहीं है या फिर उनसे हीन नहीं है। मतलब कि भाव प्रधान इन्होंने निबंध तो लिखा है, साथ में विचार प्रधान भी लिखा। भाव का संबंध किससे होगा, तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि हृदय से। और विचार का संबंध किससे है, वो है बुद्धि से। और इन्हीं दोनों पर बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विचार किया है। आप चिंतामणि को उठा लीजिए, कामायनी को उठा लीजिए, जितनी भी महान रचनाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक पैटर्न रहा है मूल्यांकन करने का। इसीलिए बार बार आप देखेंगे कई कवियों का मूल्यांकन करते हुए वो लिखते हैं कि उनके पास हृदय था, हृदय नहीं था, बहुत से हृदय थे। इस टाइप से बार बार शब्द प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि पूर्ण सिंह जो भी निबंध लिखे उसमें ज्यादातर निबंध उनके भाव प्रधान थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे निबंध लिखे जिनमें कि विचार तत्व भी शामिल रहे। अध्यापक पूर्ण सिंह इस युग के श्रेष्ठ आत्मव्यंजक निबंधकार कहे जा सकते हैं। यानी जो द्विवेदी युग है उस युग के सबसे बेहतरीन अगर निबंधकार कोई थे तो अध्यापक पूर्ण सिंह थे। और इनसे प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। बिना इनके कोई ऐसा सवाल नहीं है, पेपर नहीं है जिसमें कि न पूछा जाए, वो कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा। यूं तो इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से संबद्ध हैं, लेकिन उनका प्रतिपादन स्वच्छंद आत्मव्यंजक शैली में किया गया है। अगर आज का प्रैक्टिस सेट आप देखे होंगे जो मैं 23 मार्च 2023 वाले पेपर को करा रहा था, और सेकेंड पार्ट में उसमें सवाल पूछा गया है अध्यापक पूर्ण सिंह से, जिसमें आत्मव्यंजक के बारे में तो कहा ही गया। यहाँ पर लिखा गया था कि स्वच्छंद तरीके की कविताएं लिखते थे। बल्कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि स्वच्छंद आत्मव्यंजक शैली में वो निबंध लिखते थे। निबंधों में व्यक्त विचार और भाव श्रृंखलाबद्ध तर्क शैली में गुम्फित न होकर मनोलहरियों के रूप में प्रवाहित हुए हैं। पूर्ण सिंह के विचार द्विवेदी युग के सुधारवादी नैतिकता का अतिक्रमण करके व्यापक और उदार मानवीय सृष्टि का परिचय देते हैं। उनकी भाषा लाक्षणिक है और उसमें मूर्ति विधान की पूरी क्षमता पाई जाती है। विचारों की उदारता और शैली की लाक्षणिकता एवं आवेगशीलता के कारण सरदार पूर्ण सिंह ने निबंध लेखन के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाया हुआ है। बार बार यहाँ पर लाक्षणिकता और मूर्ति विधान की बात आ रही है। तो देखिए, जब लिख रहे थे सरदार पूर्ण सिंह, तो इसके समानांतर आप काव्य में भी थोड़ा सा ध्यान लगाइए। उस समय कौन सा युग चल रहा था, स्वच्छंदतावादी युग चल रहा था अगर कविता के दृष्टिकोण से देखें। इसी के बाद धीरे धीरे छायावादी युग चलने लगा। तो हर व्यक्ति अपने समय और समाज परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं इनके निबंधों में भी लाक्षणिकता, मतलब सीधे सीधे न कहकर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया। मूर्ति विधान, मतलब जब जिसको काव्य भाषा में हम चित्रमयी भाषा कहते हैं। अक्सर आप
रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें पंथ इत्यादि का मूल्यांकन करते हुए या छायावाद पर बात करते हुए उन्होंने चित्रमयी भाषा का ज्यादातर प्रयोग किया। वही है मूर्ति विधा की पूरी क्षमता है इसमें। ठीक है, अगर हम देखें विशुद्ध भावात्मक निबंधों में माधुरी, क्यों रोते हो, पवित्र प्रेम, प्राकृतिक दृश्य, आशा, बसंत की हवा आदि इनके उल्लेखनीय निबंध हैं जो कि भावात्मक है। इन्हीं भावात्मक निबंधों ने आगे चलकर गद्य गीतों का रूप ले लिया है। जो आप हिंदी साहित्य के इतिहास में अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत गद्य गीतों को पढ़ते हैं, वो सीधे सीधे तुरंत नहीं पैदा हुए, बल्कि उसकी भी एक परंपरा आप जोड़ सकते हैं सरदार पूर्ण सिंह से। और एक सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इनके कुल कितने निबंध हैं, तो 6 निबंधों की चर्चा की जाती है। और जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो उसमें 36 निबंध दिया हुआ था, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि जो हमने पढ़ा था उसमें 6 था, अब वो 6 है केवल या 36 है, इसी को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन क्लियर रखना है कि सरदार पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंध लिखे थे। ठीक है, वो 6 निबंध कौन है, तो जो हमने पुराना वीडियो लेक्चर बनाया था, लिंक मैं दे दूंगा नीचे, आप एक बार जरूर देखिएगा, वहां पर है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि चीजें हमेशा क्या हो जाएंगी, रिपीटेड हो जाएंगी और लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले जो निबंधकार हैं, उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावादोत्तर निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं। इनके निबंधों की आधार भूमि भारतीय संस्कृति है। इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे, चाहे वो उनके निबंधों को पढ़िए, उपन्यासों को पढ़िए, हर जगह आपको भारतीय संस्कृति दिखाई पड़ेगी। जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, जो भी इनकी रचना है, पुनर्नवा, इसमें भारतीय संस्कृति आपको बार बार दिखाई देगी। और क्यों ना हो, इतिहास ग्रंथ भी इनका पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है या फिर जो और 2-3 किताबें, सब में भारतीय संस्कृति दिखाई पड़ती है। इसके बाद इसमें बताया गया कि किसी भी पुष्प, पौधे, पशु या पक्षी को माध्यम बनाकर एक मनोरम भाव भूमि की सृष्टि करते हुए भारत के अतीत और वर्तमान की सांस्कृतिक जीवन की सरसता को छू लेना द्विवेदी जी के लिए एक सहज व्यापार है। तो द्विवेदी जी के निबंधों की या फिर इनके निबंधकार व्यक्तित्व की क्या पहचान है, आप यहाँ पर पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे। जहां भी सांस्कृतिक जीवन की बात आए, भारतीय संस्कृति की बात आए, तो तुरंत आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में सोचिए। इनकी दृष्टि में साहित्य एवं जीवन की हर समस्या का एक सांस्कृतिक पहलू है। इसीलिए जब आप भक्ति काल के उदय को पढ़ेंगे, तो जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के उदय को इस्लामी प्रभाव का कारण बताया, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको भारतीय संस्कृति से जोड़कर कहा कि अगर ये इस्लामी आक्रमण नहीं भी होता तो 16 आना वैसे का वैसे ही होता। और ये क्या है, भारतीय चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास है भक्ति। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर जगह पे भारतीय संस्कृति का जो जुड़ाव रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं इनके, अगर श्रेष्ठ निबंधों की बात करें तो आत्मव्यंजना का तत्व प्रधान है इनके निबंधों में भी, इसीलिए विषय माध्यम के रूप में सामने रहता है और इनका व्यक्तित्व तो धीरे धीरे उभर कर पाठक के मन में आने लगता है या फिर छा जाता है। कुछ यहाँ पर निबंध दिए गए हैं जिसको कि आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। कई बार ये निबंध क्रम वाले पूछ लिए जाते हैं और कई बार सीधे सीधे वन लाइनर में भी आ जाते हैं। और ध्यान रखना है आपको कि अब क्रम में सीधे सीधे रेखीय नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आप देख रहे हैं कि वर्टिकल इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो अशोक के फूल 1948 में, कल्पलता 1951 में, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में, विचार और वितर्क 1957 में, विचार प्रवाह 1959 में, कुटज 1964 ईस्वी में लिखा गया, साहित्य सहचर 1965 में, आलोक पर्व 1972 में। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का नाम देते हुए पूछा जाएगा कि पहले से बाद के क्रम में बताइए। देखिए अब एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पर प्रयुक्त होने लगी है। पहले अनुक्रम पूछा जाता था, अब क्या पूछा जा रहा है, पहले से बाद में। तो आपको वही बताना है जो पहले से बाद में कैसे कैसे प्रकाशित हुए। तो इन निबंधों को बिल्कुल आप ध्यान में रखें, पहले से भी आप जानते होंगे। आगे बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध या फिर रचना संसार के बारे में, तो संग्रह प्रकाशित हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से, जो कि 11 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कुल कितने खंडों में, 11 खंडों में है। उसमें से अगर हम निबंधों की बात करें
तो 8वें और 9वें मतलब 89 आप याद करके रखिए, उसमें निबंध संकलित हैं। इनके निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, कथात्मक, वर्णात्मक आदि सभी शैली तत्व मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त भाषण शैली की प्रवाहमयता, उद्धरण बहुलता, आत्मीयता एवं सजीवता भी इनके निबंधों की खूबसूरती है या फिर इनके निबंधों के सौंदर्य को बढ़ाती है। इनके चिंतन का केंद्रीय विषय मनुष्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के केंद्र में कौन है? मनुष्य। इसीलिए इनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन आप परीक्षाओं में देखते हैं होंगे कि ये लिखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य के प्रति देखने का साक्षी हूं या फिर लक्षित करता हूं। कुछ इस तरीके से है कि मनुष्य को उन्होंने केंद्र में रखा है। इनके चिंतन के केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य की जय यात्रा पर आपका अखंड विश्वास है। संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान, समस्त कला साधनाएं मनुष्य की जय यात्रा के विजय उद्घोष हैं। अपरिमेय जिजीविषा से प्रेरित मनुष्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। जड़ता के अनेक स्तरों को तोड़कर वह चिन्मय तत्व की उपलब्धि के लिए अग्रसर है। जो ये सभी चीजें हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो निबंध की पंक्ति में कह रहा हूं जो है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, ये एग्जैक्ट एकदम से वाक्य है। पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ये सारी चीजें अभी आ रही थी, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप भी अपने दिमाग को विस्तृत करिए और तथ्यों को कोरिलेट करके चलते जाइए। आगे बात करें तो द्विवेदी जी ने मनुष्य को उसके पूरे सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिवेश में मूर्त करने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी निबंध को नवीन मोड़ देकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक महत्व का काम किया है। यानी जब भी आचार्य शुक्ल के बाद अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आ जाएगा। लालित्य और आत्मव्यंजना की दृष्टि से इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, कुटज, बसंत आ गया है, वर्षा गणपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया आदि निबंध हिंदी निबंध साहित्य के क्लासिक बन गए हैं। यानी कि कालजयी निबंध के तौर पर इनको जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनसे परिचय प्राप्त कर लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आपको बहुत मदद मिलने वाली होगी और एक एक बिंदु को आप अपने दिमाग में सतह दर सतह बैठाते हुए जा रहे होंगे। वैसे ही जैसे हम प्याज की छिलके को जब धीरे धीरे उखाड़ते हैं तो उसमें और चिकनाई आती है, सौंदर्य उसका बढ़ता जाता है। आगे हम बात करते हैं नामवर सिंह के ऊपर। नामवर सिंह का भी निबंध आपके सिलेबस में लगा हुआ है। देखा जाए तो मूल रूप से नामवर सिंह प्रगतिवादी समीक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। इनके आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह है बकलम खुद। बकलम खुद जिसका प्रकाशन हुआ 1951 ईस्वी में, बहुत पहले प्रकाशित हुआ। यानी देखा जाए तो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ बकलम खुद, जो कि आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह है नामवर सिंह के। इसके बाद क्रमशः आपका आलोचक रूप उभरता गया और सहज रागमयी आत्मव्यंजना की प्रवृत्ति दबती गई। वैसे देखा जाए तो इनके समीक्षात्मक निबंधों में भी एक प्रकार की निजता विद्यमान है, किंतु चिंतन, मनन, विचार विश्लेषण तथा स्वपक्ष प्रतिपादन की वाद शैली की प्रधानता के कारण आत्मव्यंजना का वह आकर्षण समाप्त हो गया जो वह कलम खुद में था। यानी कि शुरुआती जो इनके निबंध थे वो अलग ढंग के थे। धीरे धीरे वाद शैली, वाद विवाद, संवाद शैली को इन्होंने अपनाया तो आत्मव्यंजना का आकर्षण धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। समीक्षात्मक निबंधों का एक संग्रह है वाद विवाद संवाद, जिसका प्रकाशन हुआ 1989 ईस्वी में। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो रचनाओं का हमने प्रकाशन बता दिया है। यही परीक्षाओं में इस तरीके से पूछ दिए जाएंगे और नीचे कूट दे दिया जाएगा और हमें बताना होगा कि कौन सा सही क्रम है पहले से बाद के पैटर्न पे। तो वाद विवाद संवाद 1989 में प्रकाशित हुआ। इसमें समकालीन भाषा, साहित्य और आलोचना कर्म की बुनियादी चिंताओं पर बहुत ही सूक्ष्मता से या गहराई से विचार किया गया है। और इसके बारे में खुद नामवर सिंह लिखते हैं कि वाद विवाद संवाद मेरे पिछले 25 वर्षों में लिखे हुए निबंधों का अंश मात्र है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 25 वर्ष अगर हम जोड़ देते हैं तो खैर ये इन्होंने अपने उस वक्त के हिसाब से बताया हुआ है।
और इन्होंने यही कहा कि जो पिछले 25 वर्षों में इन्होंने वाद विवाद संवाद किया है उसको निबंध के तौर पर रखा है, निबंधों का अंश मात्र। ये देखिए कोटेशन यहाँ से यहाँ तक पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो नामवर सिंह पर हमें ज्यादा नहीं देखना था। आगे बात करते हैं अगले जो निबंधकार है यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद उनकी परंपरा को विकसित करने वाले एक आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। उनके व्यक्तित्व में संस्कृत साहित्य की अभिजात रस चेतना, आधुनिक भावबोध और लोक जीवन की स्वच्छंद प्राणमयी रसधारा का अद्भुत सामंजस्य दिखाई पड़ता है। तो विद्यानिवास मिश्र, बिल्कुल इनको ध्यान रखें कि इनकी क्या खास प्रवृत्ति रही है। अब तक देखा जाए तो इनके 4 दर्जन से अधिक निबंध प्रकाशित हो गए हैं और ये 4 दर्जन जो है तमाम परीक्षार्थियों के सिर दर्द बने हुए हैं। अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं तो 12 48 यहाँ पर लगभग इन्होंने, मैं अगर मान लो 50 निबंध लिखे और वही 50 निबंध घूम फिर कर प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से कहाँ पूछ लिए जाते हैं और परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करते हैं। तो सबसे पहला इनका जो निबंध है इसको तो जानना जरूरी है, चितवन की छां, जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसकी भूमिका में इन्होंने लिखा है कि वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। ये देखिए कथन यहाँ तक पूछा जा सकता है, परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कोटेशन है। अगर स्नातक शब्द लग गया, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो मुझे याद आ रहा है कि मैं किसी प्रश्न में इसको देखा हूं। पूछा गया कि वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक। बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण एक कोटेशन है, वो किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। आप अब समझना शुरू कर दिए होंगे कि आखिरकार प्रश्न कहां से बनते हैं और मैं उसके नस को पकड़ लिया हूं कि कहां से प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए आप लोग लगातार मुझसे जुड़े रहिए और इस चैनल के बारे में अपने अन्य मित्रों को जरूर बताइए। आगे बात करते हैं। लिखते हैं इसकी भूमिका में कि मेरी मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है। मैं रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहता और न जमीन के ऊपर बने रूधे तालाबों में छपकोरी खेलना चाहता हूं। यहां से भी देखिए सवाल बन सकता है, ठीक है, कथन के तौर पर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो कथन आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। पहला आप शुरू से देख रहे हैं स्नातक हूं तक, और दूसरा है कि मैं रेती और क्या क्या नहीं हूं, छपकोरी खेलना चाहता हूं, नहीं खेलना चाहता हूं, इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 कोटेशन है, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। भारतीय भावधारा के स्नातक होने के कारण मिश्र जी को उन विचारधाराओं और चिंतन पद्धतियों से बराबर टकराना पड़ा जो भारतीयता को प्रदूषित करती रही। आप एक तरफ देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी भारतीय संस्कृति को अपने निबंधों के केंद्र में रखा, और दूसरी तरफ यहाँ आप देख रहे हैं विद्यानिवास मिश्र उन्हीं से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मिश्र जी के ढेर सारे निबंध हैं जिसके बारे में बताया गया। मोटे तौर पर देखा जाए तो 50 से ऊपर इनके निबंध हैं। तो 1953 में चितवन की छां को हमने देख लिया। इसके अतिरिक्त हल्दी दूब 1955 में, और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कदम की डाली, कदम की फूली डाल 1956 में, तुम चंदन हम पानी 1957, बेहतरीन ये निबंध। आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963 में, मैंने सील पहुंचाई 1966 में, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इंपॉर्टेंट है 1972, मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974, इंपॉर्टेंट, परंपरा बंधन ने 1976, महत्वपूर्ण है, कटीले तारों के आर पार, कौन तो फुलवा बिन निहारी, निज मुख मुकुर 1981, भ्रमरानंद के पत्र। ये देखिए पूछा गया था कि जिस तरीके से फला फला के पत्र हैं वैसे ही विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद से ये पत्र लिखा था, और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था? कथन और तर्क वाले प्रश्न में। आज जो विद्यार्थी जुड़े होंगे वो तुरंत जान गए होंगे, जी सर बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, वहीं ये सवाल पूछा गया था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें भले पत्र लगा हुआ लेकिन ये क्या है? निबंध है। कमाल के झरोखे से 1981 में, अस्मिता के लिए 1981, संचारिणी 1982, अंगद की नियति 1984, लागो रंग हरी 1985, गांव का मन 1985, नैरंतर्य और चुनौती 1988, शेफाली झर रही है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी 1989, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990, सो अहम 1991 में,
जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है 1991 में, देश धर्म और साहित्य 92 में, नदी नारी और संस्कृति 93 में, फागुन दुई रे दिना 1994, बूंद मिले सागर में 1994 में, पीपल के बहाने 1994, शिरीष की याद आई इंपॉर्टेंट है 1995 में, भारतीय चिंतन धारा 1995 में। आप देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये विद्या निवास मिश्र का, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य का खुला आकाश 1996, तंत्र कला और आस्वाद 1996, लोक और लोक का स्वर सन 2000 ईस्वी में। इसके बाद के जो निबंध है शायद यूजीसी नेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है कि 2000 ईस्वी तक के ही रचनाओं को हमें देखना है। फिर भी हम देख लेते हैं रथ यात्रा सन 2002 ईस्वी में, गांधी का करुण रस 2002 में, जसुदा के नंदन 2002, थोड़ी सी जगह दे 2004, कितने मोर्चे 2007, साहित्य के सरोकार सन 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुए। तो ये सारे निबंध थे विद्या निवास मिश्र के। आगे बात करते हैं कि विद्या निवास मिश्र जो कि भारतीय समाज परंपराबद्ध समाज रहा है, इतिहासबद्ध नहीं ऐसा मानते हैं। परंपरा को परिभाषित करते हुए इन्होंने कुछ लिखा है कि परंपरा का अर्थ है पर के भी जो परे हो। परंपरा का मतलब क्या है? पर के भी जो परे हो, श्रेष्ठ से भी जो श्रेष्ठतर हो, जो न कभी भूत हो न भविष्यत हो, जो सतत वर्तमान हो, जो कभी सिद्ध न हो, निरंतर साध्य हो। परंपरा इसीलिए साधना का पर्याय है। देखिए ये कथन कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिए कि परंपरा को परिभाषित करते हुए विद्या निवास मिश्र ने क्या लिखा है। और आगे लिखते हैं कि इसीलिए हमने राम और कृष्ण को इतिहास पुरुष नहीं माना, सनातन वीर पुरुष मानकर उनकी पूजा की है। मिश्र जी आज की वस्तुवादी दृष्टिकोण को वैज्ञानिकता के नकली दम की उपज मानते हैं, ऐसा उनका विचार है। वस्तुवादी दृष्टि के कारण प्रकृति के प्रति हमारा आत्मीय भाव समाप्त होता जा रहा है, हमें भेद दृष्टि बढ़ती जा रही है, हमारी संवेदना क्षीण होती जा रही है। हमें इससे मुक्त होना होगा और अपनी परंपरागत विरासत को स्वीकार करते हुए जीवन में रस की तलाश करनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारा जीवन नीरस होते जा रहा है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो लेक्चर को सुनते हुए नीरस महसूस कर रहे हो कि आखिरकार मैं क्या यहाँ पर बड़बड़ा रहा हूँ या फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब आप अपने जीवन में रस की तलाश करेंगे तो इस वीडियो लेक्चर के अलावा आपके जीवन में शायद कोई बहुत बेहतरीन रस मिले। आगे बात करते हैं कि भारतीय मनीषा अमरत्व की खोज करती आई है। यह खोज और कुछ नहीं, जीवन को रसमय, आनंदमय, उल्लासमय मानना है। और प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग भी जो भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जीवन को रसमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए, उल्लासमय बनाने के लिए। और मैं तो कई बार ये अनुभव करता हूँ कि नौकरी में आने के बाद हम जो नौकरी के पहले कल्पना करते हैं कि ऐसे ऐसे जीवन होगा, बाद में पता चलता है कि जीवन में और भी समस्याएं आने लगती हैं। तो कहने का मतलब है कि रसमय, आनंदमय, उल्लासमय समय के अनुसार आपको खुद बनाना पड़ता है। आगे लिखते हैं कि मृत्यु हमारे लिए जीवन का पुनरारंभ है, इसीलिए भारतीय मृत्यु की आशंका से त्रस्त नहीं होता। जो भारतीय है वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है, जो कि अंततः सत्य है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी तय है। आगे है कि मिश्र जी भारत की महिमा में सांस्कृतिक चेतना, उदार जीवन पद्धति और व्यापक विश्व दृष्टि को पहचानने की निरंतर कोशिश करते रहे। ठीक है, और लगातार उनकी कोशिश जारी रही है। भारतीयता की पहचान इन्होंने सन 1989 ईस्वी में लिखा। प्राय सभी निबंधों में भारतीय संस्कृति को नए संदर्भ में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। भौतिक धरातल पर उच्चतर मूल्यों की व्याख्या में लगातार लीन मिश्र जी का रससिक्त मन ठेठ गांव का है। इसी मन ने मिश्र जी को नकली जिंदगी जीने से बचाया हुआ है। तो हमें अपने साहित्यकारों से भी बहुत कुछ प्रेरणा लेने की जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया है और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगले जो यहाँ पर निबंधकार हैं उनका नाम है विवेकी राय। मैं ये वीडियो लेक्चर इसलिए भी बना रहा हूँ कि ऊपर बहुत सारे तथ्यों को हमने बता दिया कि आज के प्रश्न में ये दिखाई पड़ा। पिछले क्वेश्चन पेपर्स में विवेकी राय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया जो कि निबंधों का क्रम पूछा गया था और हमने देखा कि उसमें कुछ निबंधों के क्रम सही थे। आखिर वाला निबंध का प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं दिखाई पड़ा, तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से निबंध विवेकी राय ने लिखा और किस टाइप के वो निबंध लिखा करते थे। विवेकी राय आजादी प्राप्ति के बाद उत्तर भारत के बदलते हुए गांव की
संक्रांति चेतना के समर्पित शिल्पी रहे हैं। यानी अभी तक जितने निबंधकारों को हम पढ़े वो गुलामी के दौर को भी देखे थे, लेकिन विवेकी राय को ऐसा माना जाता है कि आजाद भारत के बाद जो गांव में बदलते हुए गांव थे उनको इन्होंने बड़े नजदीक से देखने का प्रयास किया है। इसीलिए इनके निबंधों में आप देखेंगे लगातार किसानों का देश 1956 में, गांव की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958। त्रिधारा नाम से आप देखेंगे एक काव्य संग्रह भी है। अगर आप कमेंट करके बताएं कि किसका काव्य संग्रह है तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे लगेगा कि मेरे साथ जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और उनका दिमाग अब रबर की तरह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। तो त्रिधारा 1958 ईस्वी में इन्होंने निबंध लिखा। फिर बैतलवा डाल पर 1962 में, जुलूस रुका है 1977 में, गवई गंध गुलाब 1980 में, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं है 1988, आस्था और चिंतन 1991 में, जगत तपोवन सो कियो 1995 में, वन तुलसी की गंध 2002 ईस्वी में, जीवन अज्ञात का गणित है 2004 में, उठ जाग मुसाफिर 2012 में, जो कि आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो इन निबंधों को आप देखिए और आप इसको नोट भी कर सकते हैं प्रकाशन वर्ष सहित। बाकी विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि विवेकी राय ज्यादातर गांव और किसान दोनों को अपने निबंधों के केंद्र में रखने का प्रयास किया है। शैली की दृष्टि से देखा जाए तो जुलूस रुका है रिपोर्टाज है। आप देखे होंगे यहाँ पर तो आपके दिमाग में भी आने लगा होगा कि हमने रिपोर्टाज में पढ़ा था। तो यहाँ पर शैली के दृष्टिकोण से क्या है, एक गांव का रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई इसलिए रिपोर्टाज है। और गवई गंध गुलाब रेखा चित्र है। इन दोनों को इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कि आगे आपको बड़े बड़े ऑप्शंस में दिखाई पड़े कि शैली के दृष्टिकोण से जुलूस रिपोर्टाज है, सत्य है या फिर असत्य है, गवई गंध गुलाब रेखा चित्र है, सत्य या फिर असत्य है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आस्था और चिंतन के निबंध समीक्षात्मक है। तो तीन तरीके के निबंध आप देखें यहाँ पर, एक रिपोर्टाज पर आधारित है, एक रेखाचित्र और तीसरा जो है वो है समीक्षात्मक। विवेकी राय ने आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत गांवों की सारी स्वस्थ परंपराओं के टूटने और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटित होने की प्रक्रिया को बहुत गहराई से महसूस किया है। वे गांव के अदम्य जिजीविका के मूर्त रूप हैं, इसीलिए उनका स्वर आशावादी है और जीवन में आशावादी स्वर होना बहुत जरूरी है। जगत तपोवन सो कियो में उनका यह आशावाद जीवन की विजय का नैसर्गिक दस्तावेज बनकर उभरा है। वैसे अनेक अवसरों पर इन्होंने उदासी और घुटन का अनुभव भी किया है। जाहिर सी बात है कि मनुष्य जीवन आप पाए हैं तो हमेशा विजय का नैसर्गिक महत्व आपके जीवन में नहीं रहेगा, उदासी भी हो सकता है और घुटन भी हो सकता है। आमतौर पर परीक्षार्थी जीवन में तो ये सारी चीजें बहुत दिखाई पड़ती हैं, लेकिन कहा जाता है कि मानव जीवन और मानवीय मूल्यों के प्रति विवेकी राय की आस्था अविचल रही है, हमेशा लगातार इनके केंद्र में रही है। इनके निबंध उनकी इन्हीं मन स्थितियों के साक्षी हैं। जो भी ऊपर निबंध लिखे गए वो ये सब इसके क्या है, गवाह के रूप में है कि आखिरकार विवेकी राय किस टाइप के निबंधकार थे और उनके कौन कौन से निबंध हैं। आगे बात करते हैं, अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरों को आधुनिक जीवन संदर्भ में व्याख्यायित करने वाले रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। प्राय पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे रसधर्मा ललित निबंधकार कहा जाता है, और विकल्प में कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र इन दोनों का नाम रहता है और कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो कुबेर नाथ राय को क्या कहा जाता है, रसधर्मा ललित निबंधकार। इनके निबंध लेखन के क्षेत्र में इनकी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय मिलता है। आरंभ में इन्होंने माधुरी और विशाल भारत जैसे पत्रों में वैचारिक निबंध लिखने का प्रयास किया। बाद में धर्मवीर भारती से प्रोत्साहित होकर ये ललित निबंध लिखने लगे। तो कैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, बदलाव लाने का कोई न कोई कारण होता है, किसी न किसी को श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुबेर नाथ राय जो कि शुरुआत में वैचारिक निबंध लिखते थे, लेकिन बाद में यही ललित निबंध लिखना शुरू कर दिए। और किसके प्रेरणा के स्रोत, धर्मवीर भारती के वजह से। अब तक लगभग इनके 2 दर्जन निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 2 दर्जन कहा जा रहा है, तो अगर मैं इसमें कर देता हूं तो 24 के आसपास, मैं इसको 30 मान लेता हूं। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र दोनों बहुत ही निबंध के मामले में
आक्रामक बैट्समैन के रूप में थे और लगातार ये रन बनाते जा रहे थे, निबंध लिखते जा रहे थे। तो इनके भी कुछ वही यहाँ पर दशा, इसलिए कम से कम इन लोगों के पहले निबंध को तो आपको जानना ही पड़ेगा और यहीं से सवाल बन भी जाता है। सन 1968 में प्रिया नीलकंठी नामक पहला निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ कुबेरनाथ राय का, और हिंदी में इसका बड़ा ही जोरदार तरीके से स्वागत भी हुआ। इसके बाद ये कहाँ रुकने वाले थे और ढेर सारे निबंध लिख दिए, जो कि आज परीक्षार्थियों के लिए बड़ी चुनौती है याद करने की। ठीक है, बहुत सारे परीक्षार्थी याद भी कर लिए होंगे कुछ सूत्र बनाकर, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत चीजों को याद करके फार्मूलाबद्ध करके याद करना बहुत दिनों तक आपके लिए लाभदायक नहीं है। आगे बात करते हैं जो निबंध है रस आखेटक 1970 में, गंध माधन 72, विषाद योग 73, निषाद बांसुरी। एक चीज मैंने जो अनुभव किया कि विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को आप देखेंगे तो उनके शीर्षक क्या है, थोड़े लंबे हैं। ठीक है, ये मैं अपने याद करने के लिए रखता हूं। और कुबेरनाथ राय के अगर निबंधों को आप देखें तो इनके निबंधों के शीर्षक थोड़े छोटे आपको दिखाई पड़ते हैं, दो दो शब्द हैं, जैसे प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध माधन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्रमणि पुतुल के नाम, ठीक है, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहत्साम, मराल बड़ा इंपॉर्टेंट निबंध, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव, और 2008 तक इनके निबंध प्रकाशित हुए। और ये सभी निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इनको पूरा याद भी कर सकते हैं या फिर ट्रिक के अनुसार कुछ निबंधों को अपने दिमाग में रख लीजिए। कुबेरनाथ राय ने परंपरागत भारतीय जीवन और संस्कृति को आधुनिक दृष्टि से देखने और समझने की चेष्टा की है। लगातार आप देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में कि जितने भी निबंधकार हैं वो सब परंपरागत रूप से भारतीय जीवन और संस्कृति को देखने का प्रयास कर रहे हैं, और सबकी दृष्टि क्या है, अलग अलग है, अलग अलग तरीके से। इन्होंने भारतीय चिंतन धारा के अतिरिक्त आधुनिक समाजवादी एवं अस्तित्ववादी विचारधाराओं का भी अध्ययन किया। इनकी दृष्टि में मार्क्सवादी समाजवाद प्रबल और स्थायी होने पर व्यवहार में अमलांतरिक समाजवाद बन जाता है। शुद्ध समाजवाद में प्रेस और साहित्य दोनों पर अमलांतर द्वारा सरकारी नियंत्रण रहता है, इसीलिए सारा देश ही एक कपाटबद्ध अवरुद्ध वायु का वध कक्ष बन जाता है। अस्तित्ववाद से बहुत दूर तक सहमत होते हुए भी वे स्वीकार करते हैं कि आसपास का असली बोध सद्य अनुभूतियों का सही बोध और विषाद का सही अनुभव देकर ही चुक सकता है। इस स्थिति से उबरने का कोई सशक्त सूत्र नहीं दे पाता। चिंतन के स्तर पर कुबेरनाथ राय देश के चिन्मय व्यक्तित्व के बाधाहीन मुक्त विकास को संभव बनाने वाले एक नए कर्मयोगी की तलाश में विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति के मंथन एवं आधुनिक चिंतन के सारभूत तत्वों के व्यावहारिक परीक्षण के संश्लेषण से वे इस कर्मयोग के सूत्र को उपलब्ध करना चाहते हैं। हिंदी के नए साहित्य के संबंध में इनकी धारणा है कि सन 1960 के बाद का हिंदी साहित्य निरंतर संस्कार विहीन, दुःशील और दुर्मुख होता गया है। अक्सर आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास तो 1960 को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है और एक नाम दिया जाता है साठोत्तरी साहित्य। तो कुबेरनाथ राय का मानना है कि बाद का जो साहित्य लिखा गया ज्यादातर संस्कार विहीन, दुःशील और दुर्मुख होता गया। भाषिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह छिन्न मूल है। भारतीय संस्कृति के अध्ययन क्रम में कुबेरनाथ राय ने लक्षित किया कि इसके विकास में आर्य एवं आर्यतर जातियों की मिली जुली भूमिका रही है। आर्य संस्कृति के अनेक तत्व किरात निषाद संस्कृति के प्रभाव में विकसित हुए हैं। आगम दर्शन और सांख्य एवं योग की मौलिक धारणाओं के लिए हम किरात निषाद संस्कृति के ऋणी हैं। इसी प्रकार कामाख्या उपासना का मूल निषाद किरात संस्कृति में लक्षित किया जाता है। इधर बृहत्तर भारत दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति का भी इन्होंने अध्ययन किया। इनकी स्थापना है कि बृहत्तर भारत की संस्कृति के निर्माण में भी निषाद, मालव और नागवंशी जातियों का योगदान रहा है। ये देखिए पॉइंट यहाँ पर कि ललित निबंध में भी हाशिए का जो समाज है उसको भी रखने का प्रयास किया है कुबेरनाथ राय ने, निषादों को, मालवों को, नागवंशियों को। कुबेरनाथ राय आधुनिक सांस्कृतिक विकृतियों को देखते हुए भी निराश नहीं थे। वे अनुभव करते थे कि जब तक भारत भूमि के प्रति हमारे मन में
मातृभाव बचा रहेगा तब तक घोर सांस्कृतिक अंधकार में भी चेतना का प्रकाश हमारे मनोजगत को आलोकित करता रहेगा, प्रकाशित करता रहेगा, क्योंकि भारत माता इस देश की पूंजीभूत सांस्कृतिक बौद्धिक ऊर्जा का नाम है। ये कथन देखिए, भारत माता इस देश की पूंजीभूत सांस्कृतिक बौद्धिक ऊर्जा का नाम है। जब तक इस नित्य जागृत शक्ति से में हमारी आस्था है, हमारा पथ ज्योतिर्मय है। कुमेरनाथ राय के निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजक एवं लालित्य विधायक तत्वों के साथ अनुशीलन एवं चिंतन परक तत्व भी लक्षित होते हैं। इनके ललित निबंधों में भी बीच बीच में शोधलब्ध तथ्य और उनकी पुनर्व्याख्या की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। प्राचीन मिथकों की नवीन सांस्कृतिक व्याख्या से भी ये प्रभावित रहे। लोक जीवन की सरसता, व्यापक साहित्य अनुशील से लब्ध विवेक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि की सजगता, दार्शनिक चिंतन एवं व्यावहारिक निर्णय के तत्वों ने मिलकर आपके निबंधों को समृद्ध बनाया। ये इनके निबंधों की क्या है, विशेषताएं। और अगर हम आखिर में कहें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद के ललित निबंधकारों में हिंदी पाठक को सर्वाधिक प्रभावित करने में ये कामयाब रहे। तो इस तरीके से हमने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण निबंधकार लगे हैं, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनके कौन कौन से निबंध हैं और बदलते हुए पैटर्न पे उनसे किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, उनको देखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि ये प्रयास आप सभी के परीक्षा हॉल में भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देगा, आपके लिए एक ऊर्जा भरते हुए नजर आएगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।